अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में 3 अहम इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात करूंगा। एक तो मीडिया में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इस वक्त बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग इसका जो फैसला है वो तहरीर करना शुरू कर दिया है। अगले 10-15 रोज़ के अंदर अंदर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला सुना देगा। अब जो मीडिया पे नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कालअदम हो जाएगी, उड़ा दिया जाएगा और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला आएगा, ये मैं आपको बता दूं ये सिर्फ़ और सिर्फ नैरेटिव की जंग है। ये बयानिया बाकायदा तश्कील किया जा रहा है, अवाम की जहन साजी की जाती है, उनको बार बार एक ही खबर टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया पर, हर जगह वही नैरेटिव दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये डिबेट स्टार्ट हो जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कल फाइनेंशियल टाइम्स की एक बड़ी बोगस किस्म की स्टोरी आई, उस स्टोरी के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन कल का जो दिन था, कल का जो इवेंट था, मैं खुद डॉन न्यूज़ में एक प्रोग्राम के साथ एसोसिएट हूँ। हमने भी सारी तैयारी उसी हवाले से की थी कि पंजाब असम्बली में जो स्पीकर का इंतखाब होना था और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी। बड़ी खबर सियासत के हवाले से ये थी। और वैसे देखा जाए जो कौमी इशू था वो पूरे मुल्क के अंदर सैलाब है और सैलाब से जिस तरह से तबाही हुई है, लेकिन चूंकि नैरेटिव बनाया जाना था, हर चैनल के ऊपर हर जगह पर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी डिस्कस की जा रही थी कि जैसे कोई बहुत बड़ा स्कैंडल ब्रेक हो गया हो इमरान खान के खिलाफ। और उस स्टोरी की असलियत ये थी कि इसी कहानी के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल टाइम्स के उसी आर्टिकल में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आरफ नकवी ने, जो कि के इलेक्ट्रिक के सरबराह हैं, अबराज ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने के इलेक्ट्रिक का सौदा करने के अवज़ $20 मिलियन की रिश्वत दी, लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं थी। बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से बातें की जा रही थी, आज बड़ा फैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में। और फैसला ये है कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन और चारों सूबों के जो मेंबर्स हैं, इस पूरे सेटअप के खिलाफ करारदाद लाई जाएगी पंजाब असम्बली में और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा इनको हटाने के लिए। अब 3 बुनियादी इल्ज़ामात के लें या तहफ़्फ़ुज़ात के लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून और पीडीएम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बल्कि उनका तर्जुमान बना हुआ है। और इसका जो वाज़े इजहार या कहने बड़ी मिसाल वो उस वक्त देखने में आई जब 9 अप्रैल से पहले 3 अप्रैल को इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील की, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया और पूछा कि क्या आप आम इंतखाबात करवाने को तैयार हैं, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात करवा ही नहीं सकते। और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात करवाए जा रहे हैं धड़ाधड़। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात करवाना ही है। उसके बाद जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर खुसूसन हमजा शहबाज को बचाने के लिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पूरी एक पार्टी बनकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया, उससे भी जानिबदारी बहुत हद तक वाज़ेह हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि बहावलनगर से एक लीगी एमपीए थे और उनको उनकी अपनी निश्चित से डी सीट किया गया था और उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी खारिज हो गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त तक उनको डी नोटिफाई नहीं किया जब तक कि उन्होंने हमजा को वोट नहीं दे दिया। यानी कि फैसला हाई कोर्ट से भी आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी आ चुका है और वो अपनी नशिस्त से डी सीट हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वोट कास्ट करवाया गया। फिर आप देखें कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ 17 नशिस्तें जीत रही थी, लेकिन रातों रात आरटीएस सिस्टम को रोककर खास तौर पर कोहूटा की सीट पर 50-60 वोटों के मार्जिन से तहरीक इंसाफ को हराया गया। उसके बाद रिकाउंटिंग की दरखास्तें बार बार मुस्तरद की गई और फौरी नोटिफिकेशन जारी करके जो
मुस्लिम लीग नून का जो एमपीए था उससे वोटिंग करवाई गई। फिर जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त डिस्कस हो रही है वो ये कि आया क्या तहरीक इंसाफ इस फैसले की जद में आकर कालदम हो सकती है, क्या तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा ख़तरा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, नंबर वन फॉरेन फंडिंग एक डिफरेंट चीज़ है, नंबर टू ममनुआ फंडिंग। अब जो इलेक्शन कमीशन का जो कानून है और जो इनके ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक जो ममनुआ फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग वो कानूनी तौर के ऊपर नहीं किसी भी पार्टी को की जा सकती। और ममनुआ फंडिंग से मुराद है कि कोई गैर मुल्की शख्स या कोई दुश्मन मुल्क या कोई इस तरह की एजेंसी जो किसी सियासी जमात को बराह रास्त फंडिंग करे, उस फंडिंग को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा जब्त कर सकता है। अब तहरीक इंसाफ का जो केस था वो फॉरेन फंडिंग का केस था, फॉरेन फंडिंग से होते होते उसको ममनुआ फंडिंग बना दिया गया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के भी केस खुल गए क्योंकि तहरीक इंसाफ ये सारा मामला खुद लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई कि अगर आपने हमारा हिसाब किताब करना है तो आप मुस्लिम लीग नून का भी हिसाब किताब करें, पीपल्स पार्टी का भी करें, जेयूआई का भी करें। अब जेयूआई के जो खाते हैं वो तो कहीं भी उनके पास तो एक रसीद तक नहीं कि कहाँ से पैसा आया, कैसे लगाया। पैसा आने का तो पता है लेकिन पैसा किसने भेजा, कैसे भेजा और ये पैसा कहां खर्च किया गया, कोई खाता नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। लीबिया से फंडिंग आती रही, पेशावर के अंदर जो जेयूआई का मरकज है, जो इनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस है, उसके ऊपर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि कजाफी हाउस, यानी कि लीबिया के मोहम्मद कजाफी इनको फंडिंग करते रहे, मौलाना फजलुर रहमान खुद पूरी दुनिया से चंदे इकट्ठे करते रहे। उसका हिसाब इन्होंने कहते कि जी हमारा हमसे ना पूछें, तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग का फैसला करें। फिर जो मुस्लिम लीग नून है उसको भी पूरी दुनिया से फंडिंग आती रही, अमेरिका से, जापान, आप देखिए पूरी दुनिया में चैप्टर्स बनाए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून का जापान का सदर, अमेरिका का सदर, भाई ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक तो आपने छीन लिया है, तो फिर ये जो पूरी दुनिया में आपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर आपने अपनी तंजीम साजी की हुई है, तलाल चौधरी वाली तंजीम साजी नहीं, मैं पॉलिटिकल तंजीम साजी की बात कर रहा हूं। तो उस तंजीम साजी का उन ऑफिसेज का मकसद क्या है? मकसद तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि फंडिंग इकट्ठी करना। अब फंडिंग चूंकि पीपल्स पार्टी भी लेती रही, मुस्लिम लीग नून भी लेती रही, अब फैसला यह होना है कि आया इन तमाम जमातों का एक साथ हिसाब करना है या तहरीक इंसाफ का फैसला पहले सुना देना है और इनका फैसला लटका लेना है। अब जो तीसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, वो ये कि चूंकि फॉरेन फंडिंग केस का जो सारी प्रोसीडिंग है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रही है और जो केस है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, इसमें जो मुद्दई मुकदमा है वो ये सारी सियासी जमातें हैं। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो अख्तियारात हैं, जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनका स्ट्रक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है और उनके पास सारी जो आईनी अख्तियारात हैं वो भी इसी तरह के हैं। तो अगर आपका किसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और उस केस का फैसला आने से पहले आप जज से मुलाकात कर लें तो क्या होगा आपके खिलाफ? डेफिनेटली तौहीन अदालत लगेगी, या तौहीन अदालत लगेगी या उस जज पर इल्जाम आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो मुद्दई मुकदमा से कैसे मुलाकातें कर रहा है फैसला आने से पहले। हाँ, फैसला आने के बाद या किसी और मामले में या हल्का बंदियों के मामले में आप कर सकते हैं। तो इन सियासी जमातों से इलेक्शन कमीशन ने अपने दफ्तर में इनके तमाम मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात करके ये साबित कर दिया है कि वो बाइस्ड हैं और चूंकि बाइसनेस का इल्जाम इनके ऊपर आ गया है तो अब वो तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन कमीशन को भी मानने को तैयार नहीं है और इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। अब जो मेरी इतलात हैं, इमरान खान साहब के तमाम मुतालबात जो मुक्तदर हल्के हैं वो तस्लीम करने को तैयार हैं, जिसमें इत्तेहादी हुकूमत भी शामिल है, नए इलेक्शन करवाने को भी तैयार हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि
جو نئے انتخابات ہوں گے وہ سکندر سلطان راجہ کے الیکشن کمیشنر کے ماتحت ہوں گے، اور عمران خان یہ کسی صورت بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا صرف اور صرف دو نکاتی ایجنڈا ہے کہ الیکشن کمیشن کو تبدیل کیا جائے، نیا الیکشن کمیشن اپوائنٹ ہو اور ملک کے اندر فوری طور پر عام انتخابات کروائے جائیں، اور صرف ان دو نکات کے اوپر ڈیڈ لاک ہے۔ اب بہرحال جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے، اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ جو تحریک انصاف کی فنڈنگ آئی ہے اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جس طرح سے الیکشن کمیشن پارٹی بن کر کھیل رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف، پورا سسٹم، پوری ریاستی مشینری، تمام سیاسی جماعتیں پلس الیکشن کمیشن ایک طرف اور اکیلی تحریک انصاف ایک طرف، اس سے خدشات تو ڈیفینیٹلی جنم لیتے ہیں، اور یہ قدرتی امر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ آ جائے، کوئی سخت کارروائی ہو، یا جماعت کو بین کر دیا جائے۔ ویسے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک ایک ہی سیاسی جماعت کو بین کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، وہ عوامی نیشنل پارٹی موجودہ شکل ہے، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی، لیکن انہوں نے نام بدل کر ANP کے نام سے وہ اب کام کر رہے ہیں۔ بہرحال کچھ دنوں کے اندر یہ فیصلہ تو سامنے آ جائے گا، لیکن نریٹو بنا دیا گیا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور اس ڈیبیٹ کے اندر سارا وہ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہماری بھی مجبوری ہے، اور کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ بہرحال آپ کے مزید کچھ سوالات ہوں وہ آپ نے لازمی شیئر کرنے ہیں، کوئی مزید امپرومنٹ ہو وہ آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔